हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम इसमें मानव की आर्थिक गतिविधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मत्स्य और कृषि का अध्ययन करेंगे। जो मत्स्य पालन है और जो कृषि है, ये आदिम समय की है या आदिम कृषि है। जो मतलब कि जो जनजातियाँ जो कृषि करती है उनका अध्ययन करेंगे, आधुनिक कृषि का अध्ययन नहीं करेंगे। कि जो और कृषि के अंदर भी हम स्थानांतरित कृषि है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो स्थानांतरित कृषि होती है वो उसके भी दो भाग होते हैं। एक तो स्थानांतरित होती है, एक स्थायी होती है। ठीक है, तो हम केवल स्थानांतरित कृषि है उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जो मछली पालन है, मत्स्य पालन, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो मत्स्य पालन। मत्स्य लिखेंगे केवल। मत्स्य देखो, जो मत्स्य जो पालन है वो प्राचीन समय से ही मानव है वो करता आ रहा है। देखो, इसके कई कारण हैं। एक तो जब इससे क्या भोजन, मछली से क्या भोजन मनुष्य को प्राप्त होता है। और मछली क्या है, पौष्टिक भी होती है, वो भी एक वजह है। दूसरी, जनसंख्या अधिक होने के कारण। ठीक है, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ कृषि भी नहीं की जा सकती, तो उन क्षेत्रों में क्या है, मछली पालन या भोजन के रूप में मछलियों का अधिक उपयोग किया जाता है। यानी समुद्र के ऊपर निर्भरता बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है या कृषि के लिए उपयुक्त भूमि नहीं होती है। विश्व की लगभग 3% जो जनसंख्या है वो समुद्री जो उत्पाद हैं उन पर निर्भर करती है। जैसे मछली है, उसके अलावा अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं समुद्रों से प्राप्त होते हैं उस पर। ठीक है, तो इसमें देखो मछली पालन है, ये एक तो प्राचीनतम व्यवसाय है। प्राचीनतम व्यवसाय है ये भी मानव का। उसके बाद देखो इसमें मछली पालन में सस्ता, सुलभ और पौष्टिक। एक सस्ता पड़ता है, सुलभ है और पौष्टिक है। जो मत्स्य है वो सस्ता, सुलभ और पौष्टिक खाद्य है मानव का। और देखो आधुनिक समय में भी मछली का बहुत अधिक सेवन किया जाता है। ठीक है, और मानव द्वारा उपयोग किए जाने भोजन का लगभग 3% भाग मछली से प्राप्त होता है। लगभग 3% भाग मछली से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और देखो जहाँ जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक और कृषि भूमि का अभाव है, वहाँ समुद्रों पर निर्भरता बढ़ जाती है। मानव की निर्भरता बढ़ जाती है। मनुष्य को देखो उदर पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो कृषि करके करे, अगर कृषि से नहीं हो रही है तो उसे जो भी प्रकृति द्वारा मिल रहा है वो उसका सेवन करके अपनी उदर पूर्ति करेगा। इसमें देखो कई तरह की मछलियां होती हैं, उनके नाम लिख देता हूं मैं पीछे।
जैसे हेरिंग, सार्डिन, हेरिंग, सार्डिन, एनकोवज, एनकोवज, ये कुछ मछलियों के नाम है जिनका सेवन विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। एक हेडॉक, पोलेट, मैकरल, पोलेट, मैकरल आदि कई मछलियां हैं। वैसे कुछ एक का नाम आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो मछली प्राप्ति के अनुकूल दशाएं होती है। मछली प्राप्ति की अनुकूल दशाएं, यानी ये जो मछलियां हैं कहाँ अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। देखो इनमें पहला है छिछले समुद्र, छिछले समुद्र, नदियों के मुहाने, तीसरा है समुद्री धाराएं, समुद्री धाराएं। देखो समुद्री धाराओं में देखो जहाँ गर्म और ठंडी जब जल की धाराएं समुद्र में मिलती है वहाँ सबसे अधिक मछलियों का उत्पादन होता है, सबसे अधिक मछलियां वहाँ प्राप्त होती है। फिर है चौथा जलवायु, जलवायु, जलवायु में देखो जहाँ शीतोष्ण जलवायु होगी, जो शीतोष्ण जलवायु होती है वहाँ मछलियों का जो उत्पादन है वो अधिक होता है। अब क्यों होता है वो देखो आगे देखेंगे। इसके एक कोई स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि ये जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये सिलेबस में तो दे रखा है मत्स्य, ठीक है, लेकिन बुक में नहीं है, आपके सिलेबस में है। तो इसकी एक तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद आगे करवाता हूँ मैं इसमें। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें जो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो मछलियां हैं शीतोष्ण प्रदेशीय समुद्रों में पकड़ी जाती है, शीतोष्ण प्रदेशीय जहाँ शीत अधिक होती है, ठीक है। अब वहां देखो इसके निम्नलिखित कारण है, ठीक है। शीतोष्ण प्रदेश में मछली पकड़ने के निम्नलिखित कारण है। ये देखो इसमें तो पहला कारण इसमें यह होगा, जैसे पश्चिमी यूरोप है, ब्रिटेन है, उत्तरी अमेरिका, तो इनके जो समुद्र तट है वो कटे फटे हैं। तो समुद्र तट यानी इनके बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे आधुनिक बंदरगाह भी इन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। तो पहला है समुद्र तट कटे फटे होना और अच्छे बंदरगाह, अच्छे बंदरगाह, ठीक है। दूसरा इसमें ये कारण रहेगा, देखो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ क्या है, एक जो जलवायु है वो हमेशा शीतल रहती है, तो मछलियाँ क्या सड़ती नहीं है, ठीक है। तो वो प्राकृतिक रूप से एक रेफ्रिजरेटर का कार्य करती है वहाँ की जलवायु, ठीक है। क्या है, शीतोष्ण जलवायु में मछलियाँ
सड़ती नहीं है, ये भी एक कारण है। दूसरा हो गया, इन क्षेत्रों में क्या ठंडी और गर्म जल धाराएं चलती है। जल धाराओं के कारण तो मैंने बताया था आपको, जहाँ पर ठंडी और गर्म समुद्री जल धाराएं चलती है वहाँ जो मछलियाँ है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, वहाँ सबसे अधिक मछलियों का उत्पादन होता है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है शीतोष्ण प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पर क्या वन पाए जाते हैं। निकटतम वन प्रदेशों से निकटतम जो वन प्रदेश है यहाँ से ये क्या लकड़ी प्राप्त करते हैं और उन लकड़ी से ये नावें बनाते हैं। ठीक है, नावों से ये समुद्र में जाते हैं और मछली पकड़ते हैं। निकटतम वन प्रदेशों से लकड़ी प्राप्त करके नावें बनाते हैं। नाव बनाते हैं और नावों से क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें आगे देखो, इसमें जो ये शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, शीतोष्ण प्रदेशों में जो मछलियां मिलती है वो पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो मछलियां मिलती है वो विषैली होती है। ठीक है, उनमें विष भी होता है। शीतोष्ण प्रदेशों में मछलियां पौष्टिक और स्वादिष्ट होती है। ठीक है, और जबकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ जो मछलियाँ होती है वो विषैली होती है, जिनको खाने से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, एक कारण ये भी है, जैसे आपको बताया था कि जो समुद्र तट होते हैं वहां पर फसल के लिए भूमि नहीं होती है या कम होती है। वहां पर कृषि के लिए भूमि का अभाव होता है। इस कारण जो मानव है समुद्र की ओर आकर्षित होता है। यानी जो समुद्र तट होते हैं वहां पर जो भूमि होती है कृषि के लिए वो बहुत कम होती है, तो जो मनुष्य क्या है वो समुद्र की ओर आकर्षित होते हैं। जो समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव और होते हैं उनसे वो भरण पोषण अपना करते हैं। ठीक है, ये शीतोष्ण प्रदेश में मछली पकड़ने के निम्नलिखित कारण थे, वो हो गए। ठीक है, इसकी भी देखो स्क्रीनशॉट ले लो। जो मत्स्य करवा रहा हूँ इसके जो भी बोर्ड पे करा रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र, जहाँ मछलियाँ हैं प्रमुख रूप से कहाँ हमें प्राप्त होती है।
मछलियां प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र। इसमें देखो पहला है अपने उत्तरी प्रशांत महासागरीय, उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र। सेकंड है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिका क्षेत्र। थर्ड है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र। इसमें है नॉर्वे और ब्रिटेन मुख्य उत्पादक है, नॉर्वे और ब्रिटेन मुख्य उत्पादक है। फिर है नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये हो गया। फिर है जापानी क्षेत्र, जापानी क्षेत्र। इसमें देखो, इसमें जापान प्रमुख देश है, प्रमुख देश है। इस जापान के बाद चीन आता है, चीन और कोरिया, चीन और कोरिया अन्य देश है। तो इन क्षेत्रों में जो मछली का उत्पादन है वो सबसे अधिक किया जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम कृषि करते हैं, ठीक है। अब हम देखो स्थानांतरित कृषि करेंगे। देखो कृषि क्या है, मनुष्य का प्राथमिक क्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है कृषि। तो मनुष्य लगभग 10,000 सालों से कृषि करता आ रहा है, ठीक है। तो कृषि को भी अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम सभी का अध्ययन नहीं करेंगे। इसमें सिलेबस में केवल हमारे स्थानांतरित कृषि दी है, ठीक है। तो जो स्थानांतरित कृषि होती है, ठीक, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो आदिम प्रकार की है। आदिम प्रकार का मतलब ये हुआ प्राचीन तरीकों से यह कृषि है की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार के यंत्रों का उपयोग नहीं होता, ठीक है। आदिम कृषि को देखो दो भागों में बांटते हैं, एक तो स्थानांतरित कृषि, दूसरी स्थायी कृषि, ठीक है। हमें अध्ययन करना है केवल स्थानांतरित कृषि का। स्थानांतरित कृषि में एक जगह जब मानव खेत बनाता है उसको छोड़कर फिर दूसरी जगह चला जाता है, इसलिए इसका नाम स्थानांतरित कृषि है। स्थायी कृषि में ये नहीं होता, मानव एक ही जगह पर रहकर कृषि कार्य करता है, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता है। हम अब बात करेंगे स्थानांतरित कृषि की। देखो जो स्थानांतरित कृषि है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, रेखीय प्रदेशों में, ठीक है, प्रदेशों में उष्णार्द्र क्षेत्रों में, उष्ण और आर्द्र, जहाँ गर्मी भी हो और आर्द्रता भी हो। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और बहुत अधिक गर्मी भी होती है।
दोनों ही चीज यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलती है। ये जो कृषि है स्थानांतरित कृषि है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, वहां देखो जो जनजातियां रहती हैं, जनजातियां, उनके द्वारा ये कृषि की जाती है। ठीक है, अब ये जनजातियां क्यों करती है? क्योंकि ये जो जनजातियां हैं वो आधुनिक समाज से, या ये कहें आधुनिक जो परिवर्तन आया है विश्व में, उससे जुड़ नहीं पाई है। ठीक है, ये अपने अकेले ही रहते हैं, एकांत में रहते हैं, किसी और का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। तो ये जो जनजातियां हैं आदिम तरीके से ही कृषि कार्य करती है। अब देखो इसके जो स्थानांतरित कृषि है, इसके अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जिसकी फोटो मैंने आपको भेज दी है। ठीक है, अब वो सारे ही नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका में क्या कहते हैं स्थानांतरित कृषि को, भारत में क्या कहते हैं, इंडोनेशिया में क्या कहते हैं। ठीक है, वो सारे नाम आपको याद होने चाहिए। इसके 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है इसमें। ठीक है, अब देखो स्थानांतरित कृषि है, इसके अन्य नाम भी है कुछ। ठीक है, अन्य नाम, अन्य नाम में देखो इसको झूम कृषि कहते हैं, जैसे भारत में झूम कृषि। ठीक है, दूसरा इसको नाम है इसका स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। काटो और जलाओ कृषि। ठीक है, स्लैश एंड बर्न कृषि। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। काटो और जलाओ कृषि, या इंग्लिश में कहेंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इसके देखो अन्य नाम है। काटो और जलाओ कृषि क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि देखो स्थानांतरित जो कृषि है, इसमें जो जनजातियों द्वारा किसी एक स्थान को चुना जाता है, फिर वहाँ पर जो पेड़ होते हैं उनको काटा जाता है, पेड़ों को काट कर वहाँ आग लगाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसे काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। ये सब करने के बाद देखो जो राख होती है जलाने के बाद, वो इसमें खाद का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या फिर होता है, तो जो कृषि कार्य फिर इसमें किया जाता है। इसमें जो कृषि कार्य करेंगे उसमें देखो एक तो खाद का यूज नहीं करते, खाद नहीं डालते। ठीक है, यंत्रों का उपयोग नहीं करते, नहीं करते। ठीक है, अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं है इसमें, अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये पूर्ण रूप से देखो प्रकृति पर निर्भर करती है, पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, पूर्ण रूप से ये प्रकृति पर निर्भर करती है। इसमें मानव द्वारा पेड़ मतलब जंगलों को साफ किया जाता है, उनको जलाया जाता है, फिर जो राख होती है वो खाद का कार्य करती है, फिर वो खुरपी और से खुदाई करता है और जो बीज होते हैं वो बिखेर देता है। ये सब कार्य करने के बाद जो मनुष्य है वो अन्य कार्यों में लग जाता है। ठीक है, जैसे मछली पकड़ना और शिकार करना, इन और वनों से कुछ खाद्य पदार्थ प्राप्त करना। ठीक है, फिर उसे खेत की कोई टेंशन नहीं रहती है।
वो अपने अन्य कार्य में लग जाता है। जब बारिश होती है तो फसल अपने आप उगाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कृषि होती है ये जीवन निर्वाह के लिए होती है, केवल जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि का मतलब हो गया केवल अपने पोषण के लिए। ठीक है, अब जैसे मान घर में कितने सदस्य है, 5 हो या वो 10 हो। ठीक है, केवल उनके लिए ही, उनका पेट भरने के लिए ही, यानी कृषक केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए ही ये कृषि करता है, जिसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, कोई इसका आयात मतलब निर्यात नहीं होता है, केवल अपने लिए ही ये कृषि की जाती है। ठीक है, इस कृषि में एक देखो उत्पादन बहुत कम होता है, उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है, तो उत्पादन तो देखो कम होगा क्योंकि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है, किसी भी तरह का खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कई बार यूँ होता है, जो कृषक परिवार है उसके लिए भी ये जो कृषि है, इससे जो फसल प्राप्त होती है वो इसके परिवार के लिए पूर्ण नहीं होती है, तो वो फिर अन्य कार्य भी इसको करने पड़ते हैं, जैसे शिकार करना है, मछली पालन करना है और वनों से खाद्य पदार्थ प्राप्त करना है। ठीक है, यह है स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, कहाँ की जाती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में यह अधिकतर की जाती है। ठीक है, देखो भूमध्य रेखीय प्रदेश में है, यहाँ पर देखो आदिम कृषि की जाती है। जो आदिम कृषि है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है मुख्य तौर से। ठीक है, उसके बाद जो स्थानांतरित कृषि है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि है वो देखो मुख्य रूप से होती है उष्णकटिबंधीय सघन वन्य क्षेत्रों में, सघन वन्य क्षेत्रों में। एक इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आदिम कृषि है, चाहे स्थानांतरित हो चाहे स्थायी कृषि हो, वो होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, और जो स्थानांतरित कृषि है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सघन वन्य क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, अब ये देखो भारत में भी कई जगह होती है, जैसे भारत में कहाँ हो रही है ये, उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, यहाँ भी ये कृषि की जाती है, नागा, कुकी और चकमा आदि जो जनजातियां हैं उनके द्वारा। नागा, कुकी और चकमा जनजाति, तो इनके द्वारा भी ये कृषि की जाती है। और भारत में ये जो कृषि है अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, अब जैसे उत्तर पूर्व भारत में इसको कहते हैं झूम कृषि। ठीक है, और जब राजस्थान में इस कृषि को कहते हैं वागरा कृषि, जो भीलों द्वारा की जाती है इसे वागरा कृषि कहते हैं। भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो ये मानव भूगोल की आर्थिक क्रियाएं समाप्त होती है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट अपने लेंगे विश्व की लेंगे अपने जनजातियां। ठीक है, विश्व की जनजातियां जैसे एस्किमो हो गए, बुशमैन हो गए, इनका विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।